नमस्कार सभी को। मैं हूं दारा सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल गुरुकुल धरा। आज अलंकार के इस एपिसोड में आज एक बार फिर से नया अलंकार लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज का अलंकार है अन्नोक्ति अलंकार। अन्नोक्ति अलंकार अलंकार तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार है। अन्नोक्ति अलंकार। अन्नोक्ति यानी अन्न के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से जब कोई बात प्रस्तुत की जाती है तो उसे अन्योक्ति कहते हैं। अन्योक्ति अलंकार की डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं कि प्रस्तुत अर्थ को जब अप्रस्तुत अर्थ के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है या दर्शाया जाता है या बताया जाता है तो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। यह है साहित्यिक भाषा। मैं समझता हूं शायद आपके पूरी तरह से ये समझ में नहीं आई होगी। दूसरा अर्थ बताता हूं इसको। अन्योक्ति अलंकार काव्य में वहां होता है जब हमें किसी से कोई बात कहनी हो तो उससे सीधे सीधे बात नहीं करके और अन्य के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से कोई बात कही जाए और उसके समझ में आ जाए। कहीं तो वो दूसरे के माध्यम से कही की जा रही है लेकिन उसको समझ में ये आ जाए कि ये इससे नहीं कह रहा, ये मेरे से कह रहा है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं अब स्कूल में और वो आपस में जब बचपन होता है तो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं कोई बात। जैसे कोई बच्चा थोड़ा सा मोटा दिखाई दे तो एक बच्चा अपने साथी से, दूसरे को, और वो तीसरे को चढ़ा रहा है जो कि मोटा है, और जबकि उससे नहीं कह रहा, उसका नाम लेकर के नहीं कह रहा, उसके पास में उसका मित्र बैठा है उससे कह रहा है ए मोटा। तो इसका मतलब, और फिर वो चिढ़ जाता है, वो जो वास्तविक रूप से मोटा होता है उससे कह देता है मैंने क्या तेरे नाम लिया, तेरा नाम लिया गया। अर्थात वो कहना तो उसी से चाहता है लेकिन क्या किसके माध्यम से रहा है, अपने अन्य दूसरे बच्चे के माध्यम से कह रहा है और वो समझ गया कि भाई ये मेरे से कह रहा है। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि जब कोई बात कहे किसी से और वो बात सीधे सीधे स्पष्ट रूप से डायरेक्ट न कह करके और इनडायरेक्ट रूप से कोई बात कही जाए और उसके समझ में आ जाए कि ये बात मेरे से कह रहा है तो समझ लो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसमें। बिहारी जी, कवि बिहारी जी ने लिखा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल। अरे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल। अली कली ही सोबंदो आगे कौन है हवाल। अली कली ही सोबंदो तो आगे कौन है हवाल। ये पूरा प्रकरण मैं समझाता हूं तब आपके समझ में आएगा कि बिहारी जी ने लिखा है कि क्या हुआ। जयपुर के राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह। तो एक बार की बात है, बिहारी जी के आमंत्रण, वो मिर्जा राजा जयसिंह के आमंत्रण बिहारी जी जयपुर दरबार में आए और जब जयपुर आए और द्वारपाल से जब पूछा उन्होंने कि मैं मिर्जा राजा जयसिंह जी से मिलना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि वो तो अभी नहीं मिल सकते। तो बिहारी जी ने कारण पूछा कि क्यों नहीं मिल सकते राजा, कि वो तो अपनी नवोटा के प्रेम में इतने आसक्त है कि कई महीना हो गए वो महलों से निकले ही नहीं। नवोटा कहते हैं नई दुल्हन को। तो राजा जो है मिर्जा राजा जैसे, वो नई शादी करके और आए हुए थे, तो नई शादी की थी। अब वो जो शादी की थी जिस रानी से, उसकी उम्र जो है वो शादी के लायक नहीं थी और उसका शरीर भी जो है पूरी तरह से जो परिपक्व महिला का होता है वो नहीं था, और शारीरिक जो अंग है वो भी जो है, कहने का मतलब है, वो भी परिपक्व नहीं थे। तो इसमें ये बताया है कि और वो उसके प्रेम में इतने आसक्त हो गए मिर्जा राजा जैसे कि कई दिनों से महलों से निकल ही नहीं रहे थे। तो जैसे ही द्वारपालों से और ये बिहारी जी को पता चला कि
राजा जयसिंह तो कई दिनों से महलों से नहीं निकले, तो तत्काल उन्होंने कलम ली और एक कागज पर है ना एक दोहा लिखा। तो वहां ये प्रश्न आता है। बहुत ही साहित्य जगत का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है अन्नोक्ति अलंकार का, कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग, पराग कहते हैं रस को, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मधु यानी रस, और नहीं विकास एकाल, नहीं विकास काल, काल कहते समय, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास काल, अली कली ही सो बंदो, अली कली, अली कली ही सो बंदो, बंदो तो आगे कौन ही हवाल, आगे कौन हवाल। अब देखिए इसमें कितनी बड़ी बात बताई। बिहारी जी कवि ने जो है अन्न के माध्यम से, अर्थात कहना किसको चाहा, किस कहना चाह रहे हैं, जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह को। तो इसमें ये क्या है, उपमान, उपमान अर्थात दूसरे को कही जाए, वो सामने नहीं है। और कई किसके माध्यम से जाए, उपमेय कौन है इसमें, कहे जा रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु। देखिए फूल होता है, तो फूल जो परिपक्व फूल होता है, विकसित फूल, उससे पहले वो कली होती है, जब फूल पूरी तरह से नहीं बना है। तो यहाँ एक कली के माध्यम से, और भ्रमर, भ्रमर ये अली, अली मीन्स होता है भ्रमर भोरा, तो एक कली, फूल की कली और अली यानी कि भ्रमर भोरा। तो इसमें जो फूल की कली है, फूल की कली, ये हो गए फूल की कली, ये हो गया उपमेय। और उपमान कौन हो गए, उपमान हो गया राजा जो है मिर्जा राजा जयसिंह। जयसिंह को यह समझाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा, कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, हे राजा जिस कली के चक्कर में तू पड़ा है, कली यानी जिस रानी साहिबा जिससे अभी अभी तू शादी करके आया, तो हे राजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अभी न तो इसमें कोई मधुर, मधु है, मधु कहते हैं शहद को, अर्थात कोई रस नहीं है, और नहीं पराग नहीं, और नहीं विकास है काल, और नहीं अभी इसका विकास हुआ। कहने का मतलब है बिहारी जी ये कहना चाहते हैं राजा से कि हे राजा तू इतना आसक्त है जिस पत्नी के प्रेम में, अभी तक वो पूरी तरह से शादी के लायक नहीं हुई, उसका शरीर जो है अभी जो है परिपक्व नहीं है। और अली कली सो बंदो, हे अली कली, अली हे राजा, हे भ्रमर। अब भ्रमर किसको कहा गया है, अब देखिए भ्रमर के माध्यम से कहा जा रहा, भ्रमर राजा जय सिंह को, अब सीधे सीधे नहीं कहा है मिर्जा राजा जय सिंह को, मतलब अली भ्रमर के माध्यम से कहा है, हे अली हे भ्रमर तू जिस कली से बंधा है, इतना आसक्त हुआ है, आगे कौन हवाल, अभी से ही तू, अभी तो इसकी उम्र भी नहीं है और शरीर का विकास भी इतना नहीं हुआ है, शादी के लायक नहीं है। और जब इसका शरीर पूरी तरह से विकसित होगा और इसकी शादी की उम्र होगी, जब युवानी होगी, तब तेरा क्या हाल होगा। तो अभी से ही इतना बहक रहा है, इतना आसक्त हो रहा है इसके प्रेम में कि कई महीनों से कई दिनों से महलों से नहीं निकल रहा। जब ये पूरी तरह से यौवन में आएगी, पूरी तरह से इसका शरीर जो है विकसित होगा और इसकी उम्र होगी, तब तेरा क्या हाल होगा। अब बताइए कि अन्न के माध्यम से, अर्थात कली और भ्रमर भोरे के माध्यम से, जैसे भोरा है भ्रमर है, भ्रमर का स्वभाव होता है वो फूल पर जाकर के बैठता है, उसका रस ग्रहण करता है और तब तक नहीं उड़ता जब तक कि उसमें से मकरंद या रस को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर लेता। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण बताता हूं मैं इसका अन्नोक्ति का, देखिए बहुत ही अच्छा है, कबीरदास जी का है। कबीरदास जी ने लिखा है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, अरे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए तो कल ही हमारी बार, तो कल ही हमारी बार। देखिए इसका अर्थ और भावार्थ। कबीरदास जी लिखते हैं कि माली आवत देख कर, माली आवत देख कर, देख कर कलियन करी पुकार, कलियन
करी पुकार। अरे माली आवत देख कल कलियन करी पुकार। फूले फूले चुन लिए, फूले 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 चुन लिए, चुन लिए तो कल ही हमारी बार, तो कल ही हमारी बार। बहुत ही अच्छा उदाहरण है अनोक्ति अलंकार का। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी ने कहा माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। यहां माली, माली कहा है मृत्यु को, मौत को, यानी कि मौत को आते हुए देखकर कलियन करी पुकार। कलियन कहने का तात्पर्य है कि जो नौजवान है, नवयुवक जो है लोग हैं, उन्होंने वो पुकार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि माली आवत देख कर और कलियन करी पुकार। फूले फूले चुन लिए तो कल ही हमारी बार। फूले फूले यानी वृद्ध वृद्ध लोगों की आज मृत्यु हो रही है, मौत हो रही है। तो आज ये बूढ़े बूढ़े को, बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों को मौत लेकर के जा रही है। तो आने वाले समय में हमारी बार है, यानी हमारा नंबर है, कल ही हमारी बार। आज बुजुर्गों का नंबर है तो कल हमारा नंबर हो। अर्थात इसमें जीवन की नश्वरता का बताया है कि ये जो जीवन है ना, ये जीवन नश्वर है, ये शरीर जो है नाशवान है। आज नहीं तो क्या है, हमारा एक दिन नंबर आएगा, आज नहीं तो कल हमारा भी नंबर आएगा, यानी हमारी भी मौत निश्चित है। ये तो देखिए अन्य के माध्यम से, अन्योक्त अलंकार क्या किसके माध्यम से बताया, माली के माध्यम से। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। कलियन यानी नौजवान प्रस्तुत, तो उपमा उपमेय कौन है, कलियन यानी नौजवान। वो पुकार कर रहे हैं किसको आते देख करके, मौत को आते देख करके। क्या कर रहे हैं, फूले फूले चुन रही है कि आज वृद्ध वृद्ध बुजुर्गों का नंबर है तो कल हमारा नंबर। तो ये बहुत ही शानदार कबीरदास जी का जो है उदाहरण है। एक और बिहारी जी का बहुत ही शानदार है कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा। अरे स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचार। अरे स्वार्थ सुकृत ने श्रम वृथा, देखी विहंग विचार। और बाज पर आए पानी पर तू पछन नहीं मार, तू पछन नहीं मार। इसका अर्थ और भावार्थ देखते हैं। लिखते हैं बिहारी जी कि स्वार्थ, स्वार्थ, स्वार्थ सुकृत, सुकृत, सुकृत कहते हैं पुण्य। स्वार्थ सुकृत, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, न श्रम वृथा व्यर्थ। तो स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचार। देखी विहंग विचार, विहंग कहते हैं पक्षी को। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचार। और बाज पर आए पानी पर, बाज पर आए, बाज पर आए पानी पर, पानी पर तू पच्छिन नहीं मार। तू पक्षी और न लगा हुआ है, बहुवचन है, तू पच्छिन नहीं मार। पक्षिन पक्षी यानी अनेक पक्षी। यहाँ पक्षी आया है हिंदू राजाओं के लिए। क्या है इसमें देखिए कि जयपुर का राजा मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह ने जहांगीर की तरफ से, जो कि जहांगीर इतिहास के पन्नों में बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा के रूप में उल्लेख होता है, जिसका बताइए कि एक शाहजहां जिन्होंने अपनी पत्नी मुमताज की मधुर स्मृति में ताजमहल का निर्माण किया, और वो ताजमहल आज 7वें अजूबों में अपनी गिनती होती है। उसी का ही बेटा जहांगीर, जो कि छोटा था, बड़ा बेटा, 4 बेटे थे तो सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह था। बहुत ही अच्छा दारा शिकोह था। वो हिंदू मुस्लिम में सामंजस्य स्थापित करने वाला और इतिहास को बढ़ावा देने वाला, और उपनिषदों का फारसी भाषा में 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। ऐसा बहुत ही अच्छा दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा पुत्र हुआ था।
लेकिन ये क्रूर और निर्दयी दुष्ट औरंगजेब राजा ने अपने बड़े भाई की गर्दन काट करके और अपने पिता शाहजहां जब बीमार हुए थे उनको कैद करके तहखाना में डाल दिया और अपने बड़े भाई दाराश को उसको उसकी गर्दन काट कर अपने पिता को भेज दिया। इतना क्रूर और निर्दयी शासक हुआ था औरंगजेब। तो जयपुर का राजा मिर्जा राजा जयसिंह ने कई युद्ध लड़े औरंगजेब की तरफ से, तो हिंदू राजाओं के खिलाफ। तब बिहारी जी ने लिखा, मिर्जा राजा जयसिंह को समझाया, क्या समझाया, तब ये लिखा है अन्नोक्ति का उदाहरण कि स्वार्थ सुकृत ने श्रम वृथा। कहने का तात्पर्य है कि हे राजा, जो स्वार्थ, तू जो औरंगजेब की तरफ जिनको काट रहा है, मार रहा है, अपने हिंदू राजाओं को, देसी राजाओं को, तो उसमें न तो तेरे कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला है और न तुझे कोई पुण्य मिलने वाला है। सुकृत यानी नहीं तुझे कोई पुण्य मिलने वाला है, और श्रम वृथा, ने श्रम, ने यानी नहीं, और क्या है, केवल है ना ये जो श्रम, ये जो काम है बस व्यर्थ का हो, व्यर्थ का किया जा रहा है, तेरे से हो रहा है ये काम। तो देखी व्यंग विचार, ये व्यंग, व्यंग यानी पक्षी। अब देखिए अन्न के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से कहा जा रहा है, तो पक्षी कौन हो गया, उपमान, और उपमेय कौन हो गया, यानी राजा। तो देखी व्यंग विचार, ये पक्षी यानी पक्षी को सामने रख करके बात किससे की जा रही है, यानी राजा से। तो राजा, जयपुर का राजा कौन, जयसिंह, तो वो हो गया अप्रस्तुत यानी उपमान, और पक्षी कौन हो गया जिसके माध्यम से बात कही जा रही है, वो उपमेय। और बाज पराए पानी पर तू पच्छिन्न मार, बाज पराए यानी पराए बाज के लिए। अब तू क्या है कि औरंगजेब के लिए, तो औरंगजेब के लिए तू जो है पच्छिन्न मार, पच्छिन्न यानी देसी राजाओं को मार रहा है, अपने हिंदू राजाओं को मार रहा है, इससे तेरा भला होने वाला नहीं। क्योंकि औरंगजेब ने ऐसा शर्त रख रखी थी जयसिंह के सामने कि भाई ऐसा समझौता कर रखा था कि देसी राजाओं को, जो पराजित राजा होगा उसका जो धन दौलत खजाना लूट करके लाएंगे वो तो है तेरा, और वो साम्राज्य जो है वो मेरा। और वैसे भी औरंगजेब इतना दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ है जिसने अपने भाई की गर्दन काट दी और अपने बाप को ही तहखाने में डाल दिया। बताइए ऐसे राजा का क्या बिलीव किया जा सकता है, क्या विश्वास किया जा सकता है क्या। और उसका साथ दिया था जी मिर्जा राजा जयसिंह, जयपुर के राजा ने। तो उसको समझाते हुए ये लिखा है। तो बताइए अन्नोक्ति अलंकार का ये श्रेष्ठ उदाहरण है इतिहास के पन्नों में। सुकृत और ये नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ये बहुत ही अच्छे उदाहरण है अन्नोक्ति अलंकार के। तो साथियों, आज का ये चैप्टर, ये क्लास का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।